आइए बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री पर बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को मिस मत करिएगा, क्या पता इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आ जाए। दूसरी बात, क्वेश्चन जो भी यहाँ पर कवर किए गए सारे इंपॉर्टेंट और पहले बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे भी गए। वीडियो इसलिए भी मिस मत करिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और एक अलग तरीके से यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें किसी टॉपिक को और डेप्थ और डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो साथ साथ में सिखाते हुए चलेंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे, वो क्वेश्चन है मेंशन द रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जहां पर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वहां पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर कलर चेंज होने का रीजन बताना है। ठीक है, क्या बताना है? कलर चेंज होने का रीजन बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर उसको सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट का एक्सपोजर मिल जाए सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, तो अब जैसे यहां पर पढ़ा आपने सिल्वर क्लोराइड, सो दिमाग में तुरंत फॉर्मूला चलना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या हो गया? AgCl। अब इसको एक्सपोजर मिला है किसका? सनलाइट का। ठीक है, तो यानी ये जो हमारा AgCl है बेटा, इसको हमने दिया सनलाइट। क्या बेटा? सनलाइट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसके कलर का चेंज होने का रीजन बताना है। तो यहाँ पर एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ सिल्वर क्लोराइड लिखा हुआ है तो इस सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर मैटर एंड क्लोरीन गैस। तो आप सभी को पता होगा कि जब कभी भी सिल्वर क्लोराइड जो होता है अगर उसको सनलाइट की प्रेजेंस दी जाए तो ऐसी सिचुएशन में इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इसके पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हुई है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये अपने आयंस में टूटेगा बेटा तो Ag का होता है +1 और Cl का होता है बेटा माइनस का। ठीक है, Ag का क्या होता है? प्लस आयन कैटायन और Cl का माइनस। तो जब आप इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे तो ये Ag+Ag+2 हो जाएगा और Cl-Cl-2 हो जाएंगे। तो ये दोनों Cl- आपस में जुड़ करके क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेंगे और ये सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर कलर इसका पूछा गया कि भाई ये जो होगा ये किस कलर का होगा? तो ध्यान से देखेंगे, इन दिस रिएक्शन व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है मेरे भाई, इसका कलर कैसा है? व्हाइट। कैसा है मेरे भाई? व्हाइट। तो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी तैयार हो रहा है, इसके आंसर में क्वेश्चन ये भी तैयार हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या हाफ मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है। तो याद रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का हमारा कलर कैसा होता है बेटा? व्हाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का होता है, अगर इसको सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगा, सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सिल्वर मेटल किस कलर में मिलेगा? ठीक है, तो चेंजेस इनटू ग्रेइश व्हाइट। ये जो ग्रेइश व्हाइट कलर होता है, कैसा कलर होता है बेटा? ग्रेइश व्हाइट। ग्रेइश व्हाइट। ठीक है, तो ये जो सिल्वर मिलेगा यहां पर वो ग्रेइश व्हाइट कलर का मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट कलर है वो ग्रेइश व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर एक बात इसे ऐसे भी तैयार करेंगे कि यहाँ पर अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर क्या होगा? क्लोरीन गैस निकलती है। तीसरा, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बन रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर मेटल मिलता है और क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन है? चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10। तो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी है बेटा? थर्मल। ठीक है, सॉरी, ये यहां पर आ जाएगी आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, कौन सी बेटा? फोटोकेमिकल। सनलाइट की प्रेजेंस है ना, तो जब ये सन जो लाइट है वो सन की मिले तो इसे कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जब किसी भी आंसर को पढ़े तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर इस तरीके से इतना ही ना तैयार करें, उसमें भी साइड वाइज और अदर तरीके क्वेश्चंस बनाने का, फ्रेम करने का कोशिश करें, खास तौर पे सीबीएसई के बच्चे, बिकॉज अब आप सभी को पता होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो अब आपको ये पढ़ा और ये एज इट इज नहीं पूछा जाएगा, इसको अगर हम और समझ करके जाएंगे और नए क्वेश्चन फ्रेम करके जाएंगे अपने स्तर पर, तो क्या पता उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके पूछ लिया जाए कि अगर व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में उसको रखा जाता है तो सिल्वर गैस सिल्वर मेटल हमें अलग मिलता है और क्लोरीन गैस निकलती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो गया, बोले ये सिल्वर किस कलर का होगा, ग्रेइश व्हाइट। दूसरा क्वेश्चन, ये सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। तीसरा, ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि यहाँ ये कंपाउंड टूट रहा है तो इस वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इस डिकम्पोजिशन का कारण क्या है, सनलाइट। ठीक है। तीसरा, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, सो द आंसर इज क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले क्या, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये कॉपर पाउडर को क्या कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो यहाँ डेल्टा का साइन लगा दीजिएगा। तो कॉपर का कलर कैसा होता है, याद होना चाहिए, रेडिश ब्राउन। तो जब इसको सनलाइट की जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो ये मिलेगा हमें कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। तो व्हेन कॉपर पाउडर, कॉपर का जो पाउडर है हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई दे करके या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो सरफेस होती है कॉपर पाउडर की वो कैसी हो जाती है, कोटेड हो जाती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। तो यानी ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस कलर का होगा, ब्लैक। तो यहां पर ये ऐसा आंसर तो तैयार कर लिया। अब इसे ऐसे भी समझो कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। कॉपर का कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर। सो व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक। अगला, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसमें एक तो हो रही है एडिशन रिएक्शन। कौन सी हो रही है, एडिशन रिएक्शन। दूसरी हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है। ठीक है, आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आंसर क्वेश्चन बैंक में तो लिखा ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पर दूसरा भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ये दोनों कंपाउंड सिंपली कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी कहलाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। इसी क्वेश्चन को घुमा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। या तो यही रहेगा कि कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई और कॉपर ऑक्साइड बना लिया। या ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर। तो अब देखो, अगर आपने केवल इसको याद किया, ये पढ़ लिया, ठीक है, ओके। अगर यही क्वेश्चन घुमा करके बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछ लिया गया कि हाउ विल यू ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर, या हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द supply in the presence of heat, copper is heated with the in the supply of या in the presence of oxygen। तो जब आप पढ़ो ना तो उसी क्वेश्चन के आंसर को अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग एंगल से उसको समझो भी, और नए क्वेश्चंस भी फ्रेम करो जो आप पढ़ो, जिसका आंसर पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और साथ ही साथ एडिशन रिएक्शन। तीसरा, यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक। तो देखो याद रखना बेटा, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे, जितने भी किसके ऑक्साइड होंगे, मेटल के ऑक्साइड होंगे या मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, उन दोनों का नेचर बेसिक होगा। कैसा होगा बेटा, बेसिक। तो यहां पर ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ध्यान से सुनना, CuO, ये कॉपर क्या है बेटा, हमारा मेटल है। क्या है बेटा, मेटल। और ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो यानी मेटल का ऑक्साइड बना, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब यहां तो नहीं लिखा है, लेकिन अब बता दिया ना। तो जब आप किसी आंसर को पढ़ो तो उसके साथ उसकी डिटेल और डिस्कशन में, मतलब उसको डिटेल में और अच्छे से डेप्थ में डिटेल में पढ़ो, बिकॉज जिस हिसाब से CBSE पेपर बना रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा है, नए नए क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जा रहे हैं, तो वो नए क्वेश्चंस आप फ्रेम करना सीखिए। क्योंकि जब आपका खुद का सॉफ्टवेयर, आपका खुद का दिमाग काम करना चालू कर देगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और आपका दिमाग अगर काम करना चालू करेगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर आप सोचे कि आखिरी के 3 महीने पढ़ करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ करके एज इट इज वही पूछ लिया जाएगा, तो अब CBSE और अदर स्टेट बोर्ड्स ऐसा करने वाले नहीं है। अब नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं।
ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड। तो उनको अपने स्तर से आप अपना तैयार करना सीखिए, और अपना तैयार करना आप सब तब सीख पाएंगे जब हम बताएंगे कि आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा और सोचना सिखाया जाएगा। तो आइए वापस आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है, ये फिक्स है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का है। अब यहाँ पर जिंक डाल दिया गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब जिंक जो होता है, जिंक जब अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा Zn++, कॉपर सल्फेट बनाएगा Cu++ और SO4-। तो होगा क्या बेटा, ये Zn कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा? ZnSO4। और ये जो कॉपर है बेटा, ये कॉपर क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। और ये कॉपर जब अलग हो जाएगा तो यहाँ पर ये कॉपर मिल गया। तो बेटा यहाँ पर ये जो जिंक सल्फेट मिल रहा है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। तो कहने का मतलब ये है, वो जो सॉल्यूशन आपको ब्लू कलर का दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक बीकर रखा जाए, ठीक है, और इस बीकर में सॉल्यूशन रखा जाए किसका? कॉपर सल्फेट का। किसका रखा जाए? CuSO4 का। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके डाल दिए जाएं? छोटे छोटे पार्टिकल्स ये डाल दिए जाएं बेटा जिंक के। किसके डाल दिए जाएं? जिंक के। तो जिंक क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है मेरे भाई? कलरलेस होता है, ठीक है। और इस टाइप को रिएक्शन को कैसे क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या आप और कोई क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं तो आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसे भी ये क्वेश्चन भी बन रहा है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। क्लियर हो गया? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा। तीसरा क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। जिंक सल्फेट का कैसा कलर होता है? पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम पेपर में। अब आपने पढ़ा है बट उसे एज अ क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं देखा है, नहीं सुना है, या नहीं उस फॉर्मेट में पढ़ा है, तो आप वहां पर आता हुआ भी क्वेश्चन क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। यहाँ पर जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है? याद रखिएगा, कैसा? कलरलेस। दूसरा, यहाँ पर ये जो कॉपर मिलेगा, ये कॉपर का कलर आप सभी को पता है, बताया था, रेडिश ब्राउन। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन बतानी और टाइप और एग्जांपल देना है यहाँ पर जो रिएक्शन के मिक्सचर्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल देना है, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्शन के मिक्सचर्स होते हैं या कह सकते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आपस में मिल करके क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। भाई जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके मिक्सचर बनाया जाएगा और वो गर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है हीट निकल रही है, और हीट निकलने के कारण इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल किसका दिया गया, ध्यान से देखना। अब इस रिएक्शन को अलग से समझेंगे बिकॉज यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो CaO की रिएक्शन कराई गई बेटा H2O से, एंड दिस गिव्स CaOH का होल ऑफ ट्वाइस। तो कैसे बना, ध्यान से देखिएगा। ये टूटेगा बेटा अपना Ca++ में और O- में, और H2O टूटेगा बेटा अपने आयंस में यानी H+ में और OH- में। ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है। तो ये वाला O इस H से कंबाइन होकर के आपस में क्या बना देगा? अब देखो O के पास कितने माइनस है? 2। अब H यहां जुड़ेगा तो एक माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका OH-। क्या बन जाएगा मेरे भाई? OH-। तो अब OH- कितने बन गए? 2। और Ca के पास कितने प्लस है? 2। तो ये Ca इन दोनों OH से कंबाइन होकर के CaOH का होल ट्वाइस बना देगा। पहली बात, ये जो Ca है बेटा इसे कहते हैं क्विक लाइन। क्या कहते हैं बेटा? क्विक लाइन। ठीक है। अब यहां पर जब इसका वाटर मिल गया, वाटर में इसको मिक्स किया गया, तो इसने बनाया बेटा CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस क्या कहलाता है? स्लेग्ड लाइन। क्या बेटा? स्लेग्ड लाइन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसका केमिकल नेम क्या बेटा? साफ साफ दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ नेक्स्ट,
एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन रहा है, तो अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करके सीखते हुए चलेंगे, पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। इस CaO का या क्विक लाइम का नेचर कैसा होता है, इस CaO का नेचर कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे। Ca क्या है, मेटल, और O क्या है, ऑक्साइड। तो हमने आपको बताया था जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, तो CaO का नेचर होगा बेटा बेसिक नेचर होगा। कैसा होगा मेरे भाई, बेसिक नेचर का होगा। अब यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस आ गया, तो अब ये जो CaOH का होल ट्वाइस आया स्लेक्ड लाइन, ये मेटल का क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड। हमने आपको बताया था जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे और हाइड्रोक्साइड होंगे किस नेचर के होंगे, बेसिक के होंगे, तो यहाँ पर ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया ये बेसिक नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना जरूरी है भाई, ये तो पूछा नहीं गया, पूछा तो वो गया था, ये भी पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर क्विक लाइम के सॉल्यूशन में, या ये कहें कि स्लेक्ड लाइम के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्विक लाइम के सॉल्यूशन में कह ले या स्लेक्ड लाइम कह ले, बात एक ही है। क्विक लाइम का एक्वस सॉल्यूशन स्लेक्ड लाइम बना देगा, तो क्विक लाइम के एक्वस सॉल्यूशन में या स्लेक्ड लाइम दोनों एक ही हो जाएंगे, बिकॉज जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा। इसके सॉल्यूशन में जो है या स्लेक्ड लाइम में जब आप रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ऐसी सिचुएशन में कैसा कलर, कौन से लिटमस पेपर में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा और कैसा ऑब्जर्व होगा। तो यहां से देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे क्या हो गए, जंप कर गए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका नेचर बेसिक का होता है। तो अगर इसके इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर डिसॉल्व किया जाएगा, डाला जाएगा, या लिटमस टेस्ट किया जाएगा रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू, तो रेड लिटमस पेपर में कौन सा कलर चेंज होगा, रेड लिटमस पेपर कलर चेंज शो करेगा कि ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज शो करेगा, और जो लिटमस पेपर कलर चेंज शो करेगा वो किस कलर में कन्वर्ट होगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो आई होप अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा ना कि पढ़ना कैसे चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज ए स्टूडेंट लाइफ। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि कई बार कई बच्चे होते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और सालों साल करते रहते हैं, बट उनका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकलता। रीजन क्या है कि जब उन्होंने अपना 9th 10th 11th 12th पढ़ा है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है, टॉपिक को डेप्थ और डिटेल में समझने की कोशिश नहीं की, तो वहीं वो मामला गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर आप अपनी 9th क्लास से टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, उसके एक आंसर में 4 नए क्वेश्चंस फ्रेम करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जिस स्तर पर, जिस लेवल पर, जिस डेप्थ और डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उतना किसी को क्लियर नहीं होगा। एंड क्वेश्चन चाहे जितना फिर घुमा करके पूछ लिया जाए, आप उसको समझ करके आंसर करने के काबिल होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं है? तो इस तरीके से पढ़ना चालू करिए, ठीक है। आई होप तब आपको समझ में आएगा। तो वापस आते हैं, तो इसका नेचर होता है बेसिक। वापस आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ये तो इस रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि हीट निकलती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या निकलती, हीट। तो हीट के निकलने के कारण ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाया जाता है तो वो रिएक्शन किस नेचर की होती है। द आंसर इज एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि इस पूरी रिएक्शन में हीट निकलती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आप सभी को पता है ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहते हैं, उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहते हैं प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ साथ इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल किसका उठाया गया, ध्यान से देखिएगा, PbNO3 का। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस एग्जांपल किसका उठाया गया, PbNO3 का। चल भाई, ये हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Ki। तो ध्यान से सुनना, ये जब आयनाइज होगा तो ये बनेगा K प्लस और I माइनस। K का मतलब होता है यहाँ पर बेटा पोटेशियम और I का मतलब होता है आयोडाइड। तो K का +1 और I का -1, और इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे तो समझेंगे पहले। यहाँ पर जब ये अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो Pb बनाएगा बेटा Pb++ और NO3 नाइट्रेट, NO3 का माइनस। ठीक है, और इसके दो हैं तो NO3 माइनस। ये समझ में आया कि नहीं है? लेड के दो प्लस हो गए, ठीक है, और यहाँ पर NO3 माइनस और NO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे तो ये K प्लस हो जाएगा और I माइनस। तो बेटा ये जो दो K प्लस है, इस ये दोनों एक, ये वाला K प्लस इस NO3 से और ये वाला K प्लस NO3 से कंबाइन होकर के ट्वाइस ऑफ क्या बना देगा, KNO3। ट्वाइस ऑफ क्या बना देगा, KNO3।
इसे कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहां पर ये जो पीबी है बेटा वो इस आई से कंबाइन हो जाएगा। पीबी के पास कितनी वैलेंसीज है, 2 प्लस, और यहाँ पर एक आई के पास एक माइनस, तो 2 आई के पास 2 माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के PbI2 बना देंगे। तो बेटा ये जो PbI2 है, याद रखना PbI2, तो यहाँ पर ऐसे भी पूछा गया, अब यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है PbI2 किस कलर का होता है, तो याद रखिएगा ये येलो कलर का, कैसा बेटा, येलो कलर का पीपीटी बनाता है। ठीक है, इसे ऐसे भी घुमा करके पूछ सकते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड देन ऑफ व्हिच कलर precipitate is formed and what is the name of that precipitate? So the color is, तो किस कलर का बनता है, येलो कलर का बनता है, और वो प्रेसिपिटेट केमिकली क्या होता है, लेड आयोडाइड। तो यहां से याद रखना है आपको कि जो हमारा लेड आयोडाइड होता है वो कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। वहीं यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस होगा, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस होगा, और साथ ही साथ ये पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी रिवाइज करना है कि लेड की वैलेंसी कितनी होती है, लेड की वैलेंसी कितनी होती है, +2, आयोडाइड की -1, पोटेशियम की +1, नाइट्रेट की NO3 फॉर्मूला जिसका, तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन साइड वाइज तैयार हुए ना, तो इस तरीके से पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आया कि नहीं है, और ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की। बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखना कि हमने जो बताया था उसमें क्या, कि येलो पीपीटी जिसमें बनता है वो वाला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब याद रहेगा ना, येलो पीपीटी क्या होता है, लेड आयोडाइड होता है, लेड आयोडाइड होता है। तो लेड आयोडाइड किससे बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट से, और साथ ही साथ 2 मोल्स ऑफ KI यानी पोटेशियम आयोडाइड से, जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, चैनल से जुड़ी हुई। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपके संपर्क में जो बच्चे 10th में है, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये 10th सेशन आज जिस दिन वीडियो ओवर हो रहा है, बन रहा है, वीडियो सेशन जो है वो ओवर होने वाला, तो वहां पर आप लोग तो जा रहे हैं चैनल छोड़ करके। ठीक है, तो आपके लिए 2 बातें हैं कि आपके संपर्क में कोई बच्चा 9th क्लास का है जो अब 10th में जाने वाला, उस तक इस चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उस बच्चे की मदद हो सके। दूसरी बात आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हमारा क्लास 11th मैथमेटिक्स का भी चैनल बनेगा, और हम ही मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो आप में से जिनको भी मैथमेटिक्स, और हाँ 12th का भी हमारा नया चैनल है, ये सारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे कुछ दिनों बाद, वहां पर होली तक सारा पूरा अपडेट होकर के आपको मिल जाएगा। हमारे 11th क्लास का भी चैनल का लिंक और 12th क्लास के भी चैनल का लिंक। ठीक है, तो आप लोग 11th वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप अगर आपके संपर्क में कोई दीदी भैया आप लोग हैं जो क्लास 12th में है, तो रेगुलर इसी तरीके से वहां पर भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं चैनल पर, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जरूर सीखें कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट गलती बच्चे आजकल यही कर रहे हैं कि वो साल भर नहीं पढ़ते हैं, आखिरी के 3 मंथ बोले क्या, 1 शॉट और इंपॉर्टेंट में टिक जाते हैं, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। बट आपके इसी तरीके के पढ़ने के कारण अब जो CBSE है या जो बोर्ड्स हैं जो नए अब एग्जाम करवा रहे हैं, वो नए क्वेश्चंस फ्रेम इसीलिए करने लगे। वो जो हर साल आ रहा है आप पढ़ के चले आते हो देने मुंह उठा करके, तो इससे आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, लेकिन आपके सोचने और समझने की शक्ति, दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति नहीं बढ़ पा रही है। और ऐसे बच्चे जब समाज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो बौद्धिक रूप से कुंद होंगे, वो ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, एनालिटिकल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ोगे, एक क्वेश्चन के आंसर में 5 नए आंसर और क्वेश्चंस और तैयार करोगे, तो आप अपने दिमाग को क्या कर रहे हो बेटा, चला रहे हो, दौड़ा रहे हो, लगा रहे हो। तो हमें ऐसे बच्चे चाहिए, और जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो पढ़ाई आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, और इस तरीके से आप पढ़ तब पाएंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा। सो रेगुलर इसी तरीके से पढ़ने का सीखिए, पढ़ा कैसे जाता है, और फिर उसको हायर क्लासेस में जाकर के अप्लाई करिए। बिकॉज अगर ये टेक्निक सीख गए तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपके लिए पर्याप्त होगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1-2 साल का ही आपके लिए रहेगा, उसके बाद आप तुरंत कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बहुत अच्छे